चमनपुर एक सीधा सादा गांव, जहां जीवन की रफ्तार धीमी तो थी, पर रिश्तों की परतें बहुत गहरी थीं। यह कहानी है एक परिवार की, जहां एक बीमार बुजुर्ग माँ अपने 2 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। बड़ा बेटा सीधे स्वभाव का था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, पर माँ के कहने पर हर बात मान लेता। उसकी पत्नी, बड़ी बहू, बहुत तेज और बात बात में जलने वाली थी। छोटा बेटा कामकाजी था, खेतों में भी हाथ बटाता था। उसकी पत्नी, छोटी बहू, भोली थी, सच्चे मन से सबका भला चाहती थी। घर में सब थे, पर अपनापन धीरे धीरे कहीं खोता जा रहा था। माँ जी, दूध गर्म हो गया है, थोड़ा पी लीजिए, फिर दवा दे दूंगी। बेटी, बस 2 घूंट ही सही। तू तो जैसे मेरे लिए भगवान भेजा है। रीखा बाहर से तो बीमार बनी बैठी थी, पर अंदर ही अंदर नेहा की अच्छाई उसे जलाए जा रही थी, और वो सब कुछ चुपके से देख रही थी। नेहा, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम थोड़ा सारा काम देख लोगी? मैं जरा लेट जाती हूँ। हाँ भाभी, आप आराम कीजिए, मैं देख लूंगी सब कुछ। वैसे भी माँ जी को तो अब तुम्हारी सेवा ही पसंद है। अच्छा है, मैं तो बेकार ही परेशान होती हूँ। ऐसा मत कहिए भाभी, आप तो घर की बड़ी हैं, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। मैं अभी बाजार से आपकी दवाई लेकर आती हूँ। इतना कहकर नेहा बिना देर किए बाजार की ओर निकल पड़ी और उसी वक्त जैसे किस्मत को कुछ और मंजूर था, उसके जाने के कुछ ही पल बाद माँ जी आती हैं। नेहा कहाँ गई है बेटा? सुबह से देखा नहीं उसको। माँ जी, मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। सिर फटा जा रहा है दर्द से। फिर भी पूरा घर का काम मुझे ही करना पड़ रहा है। और नेहा बिना बताए निकल गई बाहर। अब कौन जाने कहाँ गई है, बाजार घूमने या किसी से गप करने। अच्छा, आने दो उसे आज। बहुत हो गया अब। आज तो मैं उसकी ठीक से खबर लूंगी। इतना कहकर माँ जी वहां से चली जाती हैं। थकी हुई थीं, थोड़ा आराम करने चली जाती हैं अपने कमरे में। आ गई महारानी साहिबा। घर में काम पड़ा है और रीखा के सिर में दर्द। तबीयत भी सही नहीं है उसकी। बताओ, खाना बनेगा भी या नहीं आज? माँ जी, मैं तो बस आ ही रही थी। रास्ते में थोड़ी भीड़ हो गई थी, आने में थोड़ा सा लेट हो गया। बहुत हो गया नेहा। अब ये बहानेबाजी छोड़ो और काम पर ध्यान दो। बातों से घर नहीं चलता, हाथ भी चलाने पड़ते हैं। नेहा सोच में पड़ गई। आखिर माँ जी इतनी नाराज क्यों है? उसने तो कुछ गलत नहीं किया था, पर फिर भी हर बार इल्जाम उसी पर क्यों आता है? ये सोचते सोचते वो चुपचाप अपने कमरे की ओर चली जाती है। आंखों में हल्की सी नमी लिए दिल भारी था, पर लब खामोश। अब क्या बताऊं माँ जी, ये नेहा तो आपकी चुगली करने में माहिर है। हमेशा आपके बेटे रामू के पास बैठकर आप ही की शिकायतें करती रहती हैं, भड़काती है उसे आपके खिलाफ, और आप ही हैं जो उस पर इतना भरोसा करती हैं। अच्छा, आने दो रामू को, मैं खुद पूछती हूँ उससे। शाम ढलते ही रामू खेत से थका हारा घर लौटता है। अंदर आते ही उसकी नजर नेहा पर पड़ती है, जो कुछ उदास और चिंता में डूबी नजर आती है। रामू ठिठकता है और धीरे से पूछता है, अरे भाग्यवान, सब ठीक तो है ना? बहुत उलझी सी लग रही हो, कुछ बात हो गया है क्या? पता नहीं रामू जी, माँ जी को क्या हो गया है, पहले जैसी नहीं रही अब। उनका बर्ताव कुछ बदला बदला सा लगता है। शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो, या कोई गलत फहमी हो गई हो। पर मैं जानती हूँ, माँ जी गलत नहीं है। कुछ तो बात है, जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अरे तुम फिक्र ना करो, मैं माँ जी से बात करके सारा गलतफहमी दूर करवा दूंगा। नेहा की बातें सुनकर रामू कुछ देर तक मन ही मन सोचता है। फिर माँ जी से बात करने के इरादे से धीरे धीरे उनके कमरे की ओर बढ़ जाता है। माँ, नेहा से कुछ गलती हो गई है क्या? बोल रही थी आजकल आप बहुत बिछड़ी सी लगती हो। अच्छा, तो अब ये सारी बातें भी तुझसे कहकर सुनानी पड़ेंगी मुझे? बूढ़ी हो गई हूँ, बेवकूफ नहीं। सब समझती हूँ मैं, तेरी बीवी के नखरे और उसके बहाने। माँ जी की बातें सुनकर रामू कुछ नहीं कहता।
बस चुपचाप उदास मन से वहां से चला जाता है। भाभी, मांझी को दवाई जाकर आप ही दे दीजिए। मैं देने जाऊंगी तो शायद नहीं लेंगी। पता नहीं क्यों आजकल मुझसे नाराज नाराज सी रहती है। हाँ हाँ, दो ना, मैं दे दूंगी दवाई। आखिर बड़ी हूं ना, मांझी की सेवा करना मेरा ही फर्ज बनता है। मांझी, लीजिए ये दवाई, जल्दी से खा लीजिए। मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। हालत ही खराब हो गई है मेरी। अरे क्या हुआ बहू? अगर तबीयत इतनी खराब थी तो छोटी बहू को भेज देती। दवाई लाने खुद क्यों गई? अरे मांझी, क्या बताऊं, नेहा को तो अब आपकी कोई फिक्र ही नहीं रही। अब क्या सब बराबर हो जाएंगे? मुझे तो है आपकी चिंता, इसीलिए दवाई देने भी मैं ही आई। और ऊपर से मेरा सिर तो वैसे ही दर्द से फटा जा रहा है। लेकिन फिर भी आपकी सेवा तो मुझसे ही होगी ना। मांझी भीतर ही भीतर नेहा से नाराज थीं, लेकिन अभी तक कुछ साफ साफ नहीं कहा था। उनके चेहरे से गुस्सा साफ झलक रहा था। अगली सुबह नेहा बरामदे में झाड़ू लगा रही थी। तभी रेखा सोकर उठी और थके हुए स्वर में बोली, क्या तुम मेरे लिए पानी गर्म कर सकती हो? मुझे तो बुखार जैसा लग रहा है। ठीक है भाभी, अभी गर्म कर देती हूँ पानी। आप थोड़ा बैठ जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। इतना कहकर नेहा पानी गर्म करने चली जाती है। तभी माँ जी मंदिर से लौटकर आ जाती हैं और रेखा बोलती है, अरे माँ जी, आप आ गई मंदिर से। अच्छा हुआ, मैंने भी झाड़ू वाड़ू निपटा ही लिया। आप आराम कर लीजिए, बाकी काम मैं देख लूंगी। अरे वाह बहू, आज तो तूने सारा आंगन चमका दिया। सच में तुझसे तो घर संभल रहा है। माँ जी, मैं तो रोज ही कुछ ना कुछ संभालती हूँ घर का। नेहा को तो जैसे कोई मतलब ही नहीं होता। अगर मैं ना रहूं तो देख लेना, ये घर कैसे चलेगा। रेखा की बातों ने माँ जी के दिल को छू लिया। वो सोच में पड़ गईं। क्या वाकई नेहा अब पहले जैसी नहीं रही? अब मजा आएगा। बड़ी शातिर बनती थी नेहा। अब देखती हूँ कैसे संभालती है जब ये बूढ़िया भी उसी के खिलाफ हो जाएगी। पिछले साल रमू ने सरकारी नौकरी की परीक्षा दी थी। तब किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, ना ही रमू ने इस बारे में किसी से जिक्र किया था। लेकिन आज अचानक उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया। ये खबर पूरे घर में जैसे एक हलचल सी ले आई। कुछ चेहरों पर खुशी थी, तो कुछ पर हैरानी और कहीं-कहीं जलन भी। क्यों जी, कभी सोचा है माँ जी ने जानबूझकर आपको नहीं पढ़ाया ताकि आप जिंदगी भर उनकी सेवा करते रहो। अगर आपको भी पढ़ाई का मौका मिला होता तो आज आपके पास भी सरकारी नौकरी होती। पर नहीं, सारा प्यार तो बस छोटे बेटे के लिए ही है। रेखा की बातों का असर श्यामू पर होने लगा था। वह चुपचाप सोच में पड़ गया। मन में कहीं न कहीं एक टीस सी उठी और जलन का भाव उसके चेहरे पर साफ झलकने लगा। अब उसके दिल में भी सवाल उठने लगे थे। क्या वाकई माँ जी ने उसके साथ भेदभाव किया? अरे भाग्यवान, अब हमें शहर में जाके रहना होगा। मेरा सेटलमेंट वहीं हुआ है। नहीं जी, आप चलिए, मैं नहीं जाऊंगी। यहाँ मंजी को दवाई कौन देगा? वो तो पहले ही बिल्कुल अकेली हो गई हैं। अगर मैं भी चली गई तो वो कैसे रहेंगी? मैं यहीं रहूंगी उनके साथ। अरे तुम माँ जी की फिक्र मत करो, रेखा भाभी सब संभाल लेगी। काफी मनाने और समझाने के बाद आखिरकार नेहा शहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दिल में माँ जी की चिंता लिए, मगर पति के फर्ज को समझते हुए वो रजामंद हो जाती है। और फिर दोनों पति पत्नी शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। रेखा बहू, जरा सुनो, मेरी दवाई का वक्त हो गया है। अब ज्यादा देर हुई तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। ले आओ ना बेटा। अरे माँ जी, मैं तो सुबह से घर का सारा काम संभाल रही हूँ और आपको तो बस लेटे रहना आता है। हर वक्त कोई न कोई काम बोल देती हैं। कम से कम अपनी दवाई तो खुद ही ले लिया कीजिए। सब कुछ क्या मैं ही करूँ? माँ जी रेखा की बात सुनकर एकदम स्तब्ध रह जाती हैं। उनके चेहरे पर आश्चर्य और दुख का मिला-जुला भाव उभर आता है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बहू इस तरह से बोल देगी। पूरे कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है।
माँ जी चुपचाप अपने बिस्तर की ओर मुड़ जाती हैं, जैसे भीतर ही भीतर टूट गई हों। श्याम जी, कभी कभी तो सच में लगता है जैसे आप माँ जी के सगे बेटे हो ही नहीं। उन्हें तो बस रामू की ही फिक्र लगी रहती है। आपकी ना किसी को परवाह है, ना ही कभी आपको पढ़ाया लिखाया गया। सब कुछ तो रामू को ही मिला और आप बस घर के कामों में उलझे रह गए। अच्छा ठीक है भाग्यवान, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं सुबह ही माँ जी से जाके बात करता हूँ। अरे माँ, क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ? रेखा तो बोल रही थी कि आपने मुझसे कहीं से गोद लिया हुआ है। आप मुझे क्यों नहीं मानती हो? रामू की बातें सुनकर माँ जी कुछ पल तक मौन रहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे उनके मन के पर्दे हटने लगे। उन्हें एहसास होने लगा कि अब तक जो वे सच मानती रहीं, वह दरअसल एक छलावा था। अब उन्हें साफ साफ दिखने लगा था, रेखा उस घर की शांति नहीं, बल्कि उसकी जड़ों में आग लगाने वाली थी। और फिर एक दिन किसी मामूली से झगड़े को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हुए उसने श्यामू को भड़काया। श्यामू, अब और नहीं सहा जाता। रोज रोज माँ जी का ताना उन्हीं की चलती है घर में। अभी देखो ना, सुबह से बहस पे बहस। घर का सुकून तो गया तेल लेने। अगर तुम्हें और चैन से रहना है तो साफ कह दो माँ जी से। अब बस या तो वो रहें या हम। और माँ जी को ही घर से बाहर निकलवा दिया। तो ये है तुम्हारी असलियत, जिसे मैंने अपनी बेटी से बढ़कर समझा, वही मेरे घर को आग लगा रही थी। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बेटी जैसी नेहा बहू को ना जाने क्या क्या बोल दिया। तुम क्या निकालोगी मुझे? मैं खुद ही उस घर में नहीं रहना चाहती जहां तुम्हारे जैसी औरत रहती हो। इतना कहकर माँ जी वहां से दुख और निराशा लेकर बिना कुछ सामान उठाए ही घर छोड़कर चली जाती हैं। अरे श्वेता बहन, किधर जा रही हो? सुना था तुम्हारी तबीयत खराब है। अब क्या बताऊं चाय वाले भैया, जब किस्मत ही फूटी हो तो तबीयत क्या खराब होगी। बस चल दिए हैं कहीं सुकून की तलाश में। इतना कहकर माँ जी उल्टे पांव वापस मुड़ जाती हैं। अरे माँ जी, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठी हो? श्यामू तो बोल रहा था आजकल आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। क्या बताऊं बेटा, जिस घर को उम्र भर सींचा वहीं से आज निकाल दी गई। अपनी ही बहू ने ऐसा जाल बुना कि अपने बेटे ने भी कुछ नहीं कहा और मैं बस देखती रह गई। अरे माँ जी, एक काम कीजिए, आप मेरे घर चल के मेरे साथ रहिए। रामू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और वैसे भी एक दोस्त का फर्ज होता है दूसरे दोस्त की सहायता करना। मैं अभी मदद नहीं करूंगा तो कब करूंगा? माँ जी ने लाख मना किया अपने हालातों का हवाला देकर, पर राकेश ने भी ठान लिया था इस बार माँ जी को ऐसे ही छोड़ना गुनाह होगा। अपने अपनापन, अपने शब्दों की गर्मी और बेटे जैसे स्नेह से उसने आखिरकार माँ जी को अपने घर चलने के लिए राजी कर ही लिया। माँ जी, ये आज से आपका रूम है। अगर किसी चीज की प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलिएगा। बेटा राकेश, भगवान तुझे लंबी उम्र दे, तेरी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। तूने आज जो किया है वो कोई अपना ही कर सकता है। तेरा घर हमेशा आबाद रहे बेटा। माँ जी अब राकेश के घर एक सुखद, सम्मानपूर्ण जीवन जी रही थीं। लेकिन एक दिन अचानक रमू राकेश के घर आ पहुंचा और माँ जी को देखकर हैरान रह गया। जब उसने माँ जी से सब कुछ सुना तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा, मुझे तुमसे और नेहा बहू से माफ़ी मांगनी है। न जाने मैं किस बहकावे में आकर तुम दोनों के लिए क्या क्या बोल गई। आज सोचती हूँ तो शर्म आती है, इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? माँ से कभी गलती नहीं होती है, और गलती हो भी जाती है तो बच्चों का फर्ज बनता है उन्हें माफ करना। मैं और नेहा अभी तक आपको उतना ही पसंद करते हैं। और इस तरह सारी गलतफहमियां दूर हुईं, रिश्तों की दरारें भरने लगीं। माँ जी फिर से अपने बेटे बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगीं। जहां अपनापन हो वहां ही सच्चा घर होता है।